हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स की चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके बाद आपको कुछ चीजें बिल्कुल ही याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझेंगे तो कुछ जो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं, बच्चे कई दफा परेशान होते हैं कि इसको कैसे याद रखें, तो उनको याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं होगी। जैसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। अगर मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो नोमिनल वैल्यू तो शायद बता भी देंगे, लेकिन एक कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसी तरीके से अगर कॉस 330 डिग्री बताना है, वहां भी इसी चीज की प्रॉब्लम होती है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इसके लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इन चीजों को याद रखना पड़ता है। आज जब यूनिट सर्कल की हम लोग चर्चा करेंगे, आप लास्ट तक जब वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि ये सब कुछ भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा कॉस 180 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा है, या कॉस 270 माइनस थीटा है, साइन 360 माइनस थीटा है। ये एक्चुअली क्या होता है? आपको 10th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, अच्छी बात है, कॉस थीटा होता है। कभी आपने सोचा है क्यों होता है? आप हमेशा एक चीज को फोकस करें, कोई फॉर्मूला अगर आपको मिलता है तो उसको सिर्फ ये नहीं मान लेना है ऐसा होता है। अगर आप वहां पे ये सोचना शुरू करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, फिर मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान लगेगी। एक ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा, हर एक बच्चा जानता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बट क्यों होता है? तो ये जितनी चीजें हैं, ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में। अगर आप एक बार समझ लेंगे, आपको फिर दोबारा कभी भी उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए सबसे जरूरी ये होगा कि आप वीडियो लास्ट तक देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेस से आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मालूम है कि एंगल क्या होता है, राइट? ये बात सभी बच्चों को पता होती है। अगर हमारे पास एक ये कोई लाइन है या रे है, और इस रे को क्या किया हमने, ऊपर की तरफ उठा दिया, तो ये इसका से कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारा एक कोई एंगल यहाँ पे बनकर तैयार हो। एक चीज आपने ये नोटिस किया होगा, बहुत सारे बुक्स में देखा होगा आपने, कि जब हम एंगल बनाते हैं तो इसमें एरो भी डाला होता है। कहीं कहीं पे नहीं भी डालते हैं, बट कई जगह पे ये एरो डाला होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका स्पेशल मीनिंग होता है। इस एरो का मतलब ये हुआ कि ये वाली रे जो थी, ये पहले नीचे हॉरिजेंटल वाली जगह पे थी, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ गई है। उसी तरीके से ये भी पॉसिबल है कि ये ऊपर ना जाके ये नीचे की तरफ चला जाए। ऐसे केस में एरो का साइन आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए ये कोई भी एंगल बना जिसकी वैल्यू थीटा है, और न्यूमेरल वैल्यू की मैं बात करूं तो ये भी मान लो सपोज सेम ही एंगल है, थीटा है। दोनों में फर्क क्या है? ऊपर जो उठकर गया, ये गया हमारा एंटी क्लॉक। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंड दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब एंटी क्लॉक कोई रे ऊपर की तरफ उठता है तो ये एंगल आपका पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, और अगर ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये आपका नेगेटिव कहलाएगा। तो मैंने यहाँ क्या बोला था, ये थीटा है,
और मान लीजिए नीचे भी नुमरल वैल्यू सेम है, मैंने नुमरल वैल्यू सेम बोला था, ये नहीं बोला था ये दोनों सेम एंगल है। तो ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये एंगल जो बना दिस विल बी -थीटा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना था तो नीचे आपका -30 डिग्री कहलाएगा। तो इसलिए ये एरो बना हुआ होता है, ये बताने के लिए बना होता है कि ये एंगल हमारा पॉजिटिव है या हमारा एंगल निगेटिव है। तो आप इस पे कह सकते हैं कि एंगल तो एंगल है, एंगल तो झुकाव होता है कि ये रे हमारी जो है ये ओरिजिनल लाइन के ऊपर कितना झुका हुआ है, कितना टिल्टेड है। तो पॉजिटिव और निगेटिव से क्या फर्क पड़ता है? अभी थोड़ी देर बाद जब आप यूनिट सर्कल में जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत फर्क होता है। कभी भी आप साइन थीटा को साइन -थीटा के इक्वल नहीं बोल सकते हैं, दे आर नॉट इक्वल। लेकिन वहीं पे कॉस 30 डिग्री अगर आपको है तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये कॉस -30 के इक्वल होता है। तो अब ये सब चीजें बच्चे याद करते हैं। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, वो कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस -थीटा। ये सब मेमोराइज करते हैं। मैं फिर बोलूंगा इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है मेमोराइज करने की। जब यूनिट सर्कल के सेक्शन में हम एंटर करेंगे अभी 5 से 7 मिनट के अंदर, फिर ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अभी इस स्लाइड के अंदर में आपने ये सीखा कि किस एंगल को पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, किस एंगल को निगेटिव एंगल बोलते हैं। मेरी कोशिश ये है कि हम सिर्फ काम की बात करें और कम समय में ज्यादा से ज्यादा जितना हम कवर कर पाए वो हमारे लिए बेहतर है। इसलिए मैं इधर उधर की बातें अपनी क्लास के अंदर बिल्कुल नहीं करता। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम लोग सिर्फ अपना ध्यान वहीं पे केंद्रित रखेंगे। और ऊपर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन हो, रिक्वायरमेंट हो, बेहिचक वो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी संभव है उनकी क्वेरी का रिप्लाई कर पाऊं। और मेरी ये कोशिश सिर्फ सीरियस और सिंसियर बच्चों के लिए है, तो इस बात को कृपया ध्यान रखें। मेरे चैनल को वही सब्सक्राइब करें या वही लोग देखें जो एक्चुअली एक्सेलेंट करना चाहते हैं स्टडी में, और उनको डीप नॉलेज से मतलब होता है। उनको इस बात से मतलब नहीं होता है कि मुझे सिर्फ मार्क्स लाना है, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस बनाने हैं। मैं शायद उस चीज के लिए नहीं पढ़ाता, मैं नॉलेज देने के लिए पढ़ाता। चलिए, एंगल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल्स, निगेटिव एंगल्स। अब एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट होता है, ये आप सभी जानते हैं, राइट? एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन 2 यूनिट्स। पहला होता है डिग्री, जो सभी जानते हैं, जूनियर क्लासेस में ज्यादातर डिग्री का इस्तेमाल होता है। और जैसे आप 11th क्लास ऑनवर्ड्स आगे जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, आप साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ सभी जगह मैक्सिमम जगह जो एंगल्स होता है वो रेडियन में लिखा होता है। डिग्री का नोटेशन होता है, ऊपर में हम एक छोटा सा जीरो जैसा बनाएंगे, जैसे ये 30 डिग्री हो गया। रेडियन का नोटेशन अलग होता है। अगर मान लीजिए मैंने बोला सपोज 2 रेडियन का एंगल है तो ऊपर में हम सी लिखते हैं, कहीं कहीं पे RAD भी लिख देते हैं, या फिर 2 रेडियन लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है।
एक चीज जरूर ध्यान रखना है, इफ देयर इज नो यूनिट मेंशन्ड इन एन एंगल, कहीं पे भी साइंस में फिजिक्स में आप देखेंगे, हायर स्टडी जब आप करेंगे, कभी कभी एंगल का कोई यूनिट नहीं लिखा होता है, न डिग्री लिखा रहेगा न रेडियन लिखा रहेगा। वैसी जगह पे स्ट्रिक्टली रेडियन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में जाएंगे, डिग्री को भूलते जाइए, एंगल्स हमेशा रेडियंस में होते हैं। और रेडियंस में क्यों होते हैं इसका रीजन है, मैं अभी आपको 1-2 मिनट के बाद बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि रेडियन एंगल कैसे होता है, डिग्री तो आपको मालूम है। मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, और यहाँ पे कोई एक एंगल बन रहा है, और इस एंगल को मैंने थीटा बोला। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, इसको आप ओ मान। तो इफ ओ बी इज इक्वल टू ए बी, और R is equal to AB, this implies angle theta is 1 रेडियन। समझ गए? ये आर्क की लेंथ जितनी है, अगर उतना ही बड़ा आपके सर्कल का रेडियस है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, इसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। अब आप सर्कल बड़ा बनाओगे तो ऑब्वियसली आपका आर्क लेंथ ए भी बड़ा हो जाएगा। सर्कल छोटा करेंगे तो ए भी छोटा हो जाएगा, आर भी छोटा हो जाएगा। तो ये ऐसा फिक्स्ड रेशियो होता है, आप किसी भी साइज का बनाएंगे, आप एंगल मेजर करके देखना, ये हमेशा सेम होता है। तो रेडियन से आपने क्या समझा? 1 रेडियन जो है इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स, अगर आप डिग्री में देखना चाहें तो ये काफी बड़ा होता है। इनफैक्ट ये वैल्यू इसकी आती है 57.29578 डिग्री। राउंड ऑफ अगर आप करेंगे तो अप्रोक्स मान के चले 57.3 डिग्री के आसपास, मतलब 60 डिग्री से थोड़ा सा छोटा होता है रेडियन। यानी कि रेडियन का जो यूनिट है ये काफी बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, तो अब ये मैं समझता हूं अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक नोट जो मैंने बताया था, मैं उसको डेफिनेटली लिखना जरूर चाहूंगा, क्योंकि हायर स्टडीज में ये बहुत काम की चीज है। इफ no unit is mentioned, angle will always be considered in radians only। मोस्टली ऐसा फिजिक्स में होता है, बट मैथ्स में भी होता है। अगर नहीं होगा तो रेडियन में होगा। इन शॉर्ट आप सिर्फ ये मान के चले, जैसे आप क्लास 10th से ऊपर चले जाते हैं, 11th 12th में जाते हैं आप, डिग्री जब तक डिग्री मेंशन कर दिया तब ठीक है, डिग्री क्वेश्चन में है तो डिग्री में रहेगा, अदरवाइज सारे एंगल्स आप रेडियंस में लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि डिग्री और रेडियन में रिलेशंस आपने देख लिया। तो अगर हमें चेंज करना होगा डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, तो उसको करने के लिए कोई बहुत बड़ा साइंस का जरूरत तो है नहीं। यहाँ पे आपने मेथड देख लिया, जनरली बच्चे क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं कि अगर मुझे डिग्री से रेडियन में करना है तो इतने से मल्टीप्लाई करना है, रेडियन से डिग्री में करना है तो इतने से मल्टीप्लाई करना है। मैं फिर अपने बच्चों को बोलता हूँ,
कोशिश कीजिए जितना कम से कम लर्न करने की जरूरत ना हो, समझा हुआ होना चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है कि हम यूनिटरी मेथड से जब मर्जी चाहे चेंज कर सकते हैं। लाइक सपोज मुझे अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, मैं 1 मिनट में बता दूंगा कि भाई मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से। सभी बच्चे जानते हैं, करते हैं याद करके। क्यों करते हैं? सीधा सा इसका तरीका क्या है, 180 डिग्री जो होता है इसको हम बोलते हैं पाई रेडियन। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री का मतलब पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर मान लो आपको एक्स डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड में कर रहा हूँ, कोई स्पेशल चीज नहीं है। 180 डिग्री में पाई रेडियन है, 1 डिग्री में पाई बाई 180 होगा। तो एक्स डिग्री में क्या होगा, एक्स इंटू पाई बाई 180 रेडियन। सो कंक्लूड क्या करेंगे यहां से हम, दिस इंप्लाइज मल्टीप्लाई डिग्री बाई पाई ओवर 180। ठीक है, समझ गए अच्छे से। अगर हमें रेडियन से डिग्री में लाना हो तब क्या करना होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करना होगा। पाई रेडियन का मतलब हो गया 180 डिग्री, इसका मतलब हुआ 1 रेडियन का मतलब 180 अपॉन पाई। तो एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, मल्टीप्लाई रेडियन विथ 180 ओवर पाई। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों का सबका बिल्कुल क्लियर होगा। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, यूनिटरी मेथड से आप बड़े आराम से इन चीजों को जब चाहे तब कर सकते हैं। तो ये हमारी अभी तक जो भी चर्चा हुई है, ये पॉजिटिव और निगेटिव एंगल्स हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया, रेडियन क्या होता है उसको समझा। फिर हमने ये सीखा कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में किस तरीके से चेंज करते हैं। अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि है यूनिट सर्कल। और ये वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग करने जा रहे हैं। एंड आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू दैट यू विल एंजॉय दिस। और आपको बहुत नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और आपके जो डाउट्स बहुत लंबे समय से कंफ्यूजन्स थे, वो सब के सब आज दूर होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो। ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस हमने अज्यूम करना है। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ द सर्कल विच वी कैन से एज ओ। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है अगर हम कहें तो, नाम से ही क्लियर है, यूनिट सर्कल हैज रेडियस ऑफ 1 यूनिट, इसीलिए हम इसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। इसका रेडियस जो होता है वो 1 यूनिट का होता है। अब 1 यूनिट में आपकी मर्जी है, आप चाहे 1 सेंटीमीटर रखें, आप चाहे 1 मीटर रखें, 1 किलोमीटर रखें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट का मतलब हो गया कि 1 हम बोलेंगे। अब यहां पे मान लीजिए एक कोई पॉइंट है P,
तो अब ये कार्टेशियन पे है, यानी एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर में है। तो आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो पी वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये मानते हैं ना। उसी तरीके से एक्स एक्सिस से जो इसकी हाइट होएगी, ये इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे आप ये बताएं कि सपोज मैंने ओ और पी को ज्वाइन कर दिया, और ओ और पी को ज्वाइन करने के साथ आपको एक चीज और बता दिया मैंने कि ये वाला जो एंगल आपका बना, ये एंगल आपका बना थीटा। अब आप मुझे बताओ पी का कोऑर्डिनेट क्या है। करेक्ट। आप चाहो तो खुद से कोशिश कर सकते हो। अब पी का कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, अच्छा एक चीज इसमें और है, चूंकि ये यूनिट सर्कल है तो ऑब्वियसली ओपी का लेंथ हम 1 बोलेंगे। यूनिट हम यूज नहीं कर रहे हैं, 1 यूनिट। तो वो अपने आप में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी। तो अगर मुझे अब पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पे पूरा ध्यान रखें। ये अगर आप समझ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पी से ओ एक्स के ऊपर में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद इसको मैंने नेम दे दिया ए। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, ओ ए पी। फाइन। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कॉस थीटा को सीबीएसई में बोलते हैं बेस अपन हाइपोटेनस। करेक्ट। लेकिन इससे भी अच्छा अगर हम उसको बोले एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर बेटा वैरी करता है। तो बेस बोलना, परपेंडिकुलर बोलना गलत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो फ्यूचर में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ मेन मुद्दा से अलग जाके बता रहा हूँ आपको एक चीज। अगर ये थीटा है तो इस थीटा के लिए बेस ओ ए है, लेकिन मैं एंगल पी की बात करूंगा तो एंगल पी के लिए बेस ए पी हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई बेस कौन सा है, ओ ए है या ए पी है। तो इससे अच्छा हम क्यों बेस और परपेंडिकुलर बोले, हम कुछ और बोल देंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ समझा देता हूँ। सीबीएसई में हम इसको बोलते हैं बेस ओवर हाइपोटेनस। इंटरनेशनल बोर्ड्स में लाइक कैम्ब्रिज, आईबी, वहां पे हम क्या बोलते हैं इसको, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। एडजेसेंट का मतलब हो गया ये जो थीटा है इसके साथ वाला साइड। हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये तो किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा, कोई भी एंगल के लिए चेंज नहीं होने वाला है। चेंज सिर्फ ओ ए होगा और ए पी होगा। तो इस एंगल के साथ वाला जो साइड है उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं, राइट। तो सारा डाउट ही क्लियर हो गया। अगली बार अगर मैं पूछूं कि इस वाले एंगल पी के लिए कॉस थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो पी के लिए एडजेसेंट कौन हुआ, ए पी हुआ। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा अच्छा सीख पाए तो देयर इज नो हार्म इन दैट, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कॉस थीटा, चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे। कॉस थीटा क्या होगा मेरा, ओ ए ओवर ओ पी होगा। तो ये आ गया ओ ए ओवर ओ पी। तो ओ ए हमारा क्या है, ओ ए हमारा ओ ए है।
और ओपी क्या है, 1 है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला आपका कि ओ ए जो है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा इजक्वल टू ओ ए बाई 1 है, तो ओ ए इजक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा हो गया, यानी कि ओ ए हमारा कॉस थीटा हो गया। ठीक है। अब आप आ जाइए, यहीं पे हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा को आप क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और अदरवाइज एडजेसेंट। कॉस में होता है तो साइन में होता है अपोजिट। अपोजिट यानी इस एंगल थीटा के अपोजिट वाला साइड। आप चाहो तो थीटा के लिए मैं लिखूंगा तो नहीं, क्योंकि फिर वो डिफरेंट एंगल के लिए चेंज होता है, इसलिए रहने दीजिए। ऐसे समझ लीजिए, इस थीटा के लिए एडजेसेंट ओ ए हो गया, और थीटा के लिए अपोजिट ए पी हो गया। तो साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा, एपी ओवर ओपी। एपी तो एपी ही रहेगा। ओपी की जगह हम 1 लिख सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एपी हमको क्या मिल गया, बोलिए। एपी क्या मिल गया, साइन थीटा। अब मैं फिर वापस अपने पुराने क्वेश्चन पे जाता हूँ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अब तो आई डोंट थिंक दैट एनीवन विल हैव एनी डाउट एट ऑल। When we write coordinate, first of all, we see distance of point P from the y-axis, which is horizontal distance, and that is being represented by OA. And what is the value of OA? It is cos theta. So here, this is cos theta. Similarly, if I ask about the y coordinate, then distance from the x-axis, and what it is? AP. And what is the value of AP? Sin theta. सो ये लीजिए, आपका कोऑर्डिनेट आ गया cos थीटा sin थीटा, राइट। अब बेटा अगर आप ये समझ गए इतना, तो आप मान के चलो कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। आप कहेंगे कि इसमें तो क्या है, ये तो बड़ा सिंपल सा चीज है, इससे कैसे आसान हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने के बाद क्या पता चला कि एपी मेरा साइन थीटा था, क्यों, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब ये हो गया, कुछ चीजें को ध्यान से देखिए। पहला, साइन थीटा क्या करता है, सभी जानते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, बट एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा रिप्रेजेंट्स वर्टिकल लेंथ। हर एक आदमी आपको बोलेगा साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ भाई ठीक है, सभी जानते हैं, व्हाट एक्स्ट्रा, एंड दिस इज एक्स्ट्रा। साइन थीटा रिप्रेजेंट्स वर्टिकल लेंथ, हमेशा के लिए याद रखिएगा, अभी इसका यूज आने वाला है। एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट cos थीटा, then you can say cos theta represents horizontal length, correct। cos थीटा हॉरिजॉन्टल लेंथ ओए है। तो हमेशा के लिए अब ये फिक्स हो गया कि साइन थीटा कभी भी आप सोचेंगे, मतलब आप वर्टिकल हाइट के बारे में सोचना, और कॉस थीटा का मतलब आप एक्स एक्सिस सोचना, साइन थीटा मतलब आप वाई एक्सिस सोचना। मैं लिख भी दे रहा हूं, वाई एक्सिस, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, along x axis, along y axis I should have written, right। let me correct this, नहीं तो फिर कोई बच्चा बोलेगा कि आपने गलत बता दिया। along y axis, and this is along
एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा। तो ये हमारा साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ रहे हैं, इसी जगह मैं एडजस्ट कर रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये पॉइंट P मान लो इस जगह पे होता, P डैश पे, तो मेरे को बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना होता। तो अब साइन थीटा क्या है? साइन थीटा तो वर्टिकल लेंथ है, वर्टिकल हाइट है। तो P डैश पे तो इसका कोई हाइट ही नहीं है, मतलब जीरो। और P डैश पे ये थीटा का एंगल कितना बन रहा है? जीरो। इसी कारण से साइन जीरो जीरो होता है। अब समझ में आया? समझे बच्चे? साइन जीरो जीरो होता है, सब जानते हैं। क्यों होता है भाई? इसलिए होता है क्योंकि साइन थीटा एक्स एक्सिस से एक मूविंग पॉइंट P की हाइट को बताता है। तो जब 0 डिग्री पे है, इसका मतलब जो मूविंग पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एंड देयर इज नो वर्टिकल हाइट, सो दैट इज वाई साइन जीरो इज जीरो। And exactly similarly, when this point P comes at this y-axis as P double dash, then at this point, what is the value of sine theta? It's 1, because the length of OP is 1 and sine theta represent vertical height. So vertical height represent करेगा तो ये 1 होगा इसका वैल्यू। और यहाँ पे अगर होता है तो थीटा का वैल्यू कितना होता है? थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री। इसीलिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आ रहा है? मजा आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर होता है तो चीजें बहुत आसान लगती हैं। तो साइन जीरो जीरो क्यों होता है? क्योंकि पॉइंट P एक्स एक्सिस पे है, और साइन थीटा का मतलब वर्टिकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी कारण से थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये जो मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना। क्योंकि इसको समझने से बहुत चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। अब सिमिलरली हम आते हैं कॉस थीटा पे। पी डैश पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? पूरा ओ पी डैश के बराबर होगा, क्योंकि ए जो है वो ओ पी डैश से कोइंसाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, जो कि रेडियस है सर्कल का। और पी डैश पे थीटा की वैल्यू कितनी है? जीरो है। इसी कारण से कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। और एग्जैक्टली सिमिलरली, जब ये पी पॉइंट पी डबल डैश पे वाई एक्सिस पे आ जाता है, तो उस समय थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन कॉस यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो हुआ ही नहीं। ये पॉइंट तो बिल्कुल ओ के ठीक ऊपर में है, न राइट में है न लेफ्ट में है। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई हॉरिजेंटल डिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे जीरो होता है। समझ गए बच्चे? अब अगली जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा आप इंजॉय करोगे, क्योंकि उसको याद करके मैंने बहुत बच्चों को परेशान होते हुए देखा है। एंड आई रियली फेल्ट वेरी बैड कि इतना क्यों करते हैं, जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये पी डबल डैश वाला पी पॉइंट मान के चलिए, पी पॉइंट ये मान लो सपोज ऐसे मूव कर रहा है। ये मूव करता करता हुआ क्या हुआ, ये चला आया तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सपोज यहाँ पे आ गया, पी ट्रिपल डैश मान लो। अब जब इस जगह पे आ गया तो मुझे बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कॉस थीटा का मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस आप ओ से लेंगे, ओ से आप किधर जा रहे हैं? लेफ्ट जा रहे हैं, यानी कि आप निगेटिव साइड जा रहे हैं। तो इसका मतलब कॉस थीटा आपका निगेटिव होगा। तो यहां से क्या मालूम चला कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में रहेगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा।
लेकिन साइन थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये अबव एक्स एक्सिस है। आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस के ऊपर में पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे में निगेटिव होता है। समझ गए? तो अब आप लोग, मैं जानता हूं इतने इंटेलिजेंट हो कि आगे क्या होने जा रहा है वो सब कुछ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा चीज पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, अब ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरी फॉर्मेलिटी है सिर्फ लिखने की, मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज आप लोग सब समझ गए होंगे। और इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार अगर आप यूनिट सर्कल कर लेंगे तो बहुत चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और अभी मान के चले अभी तक 60% काम हुआ है, अभी 40% चीजें जाननी बाकी है। और फिर आप देखेंगे कि यूनिट सर्कल का क्या बेनिफिट हुआ। तो फिलहाल इसको मैं ऐसे करता हूं, आपको मालूम है कि ये वाला मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस वन इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे दोनों हमारे प्लस थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, कॉस थीटा मेरा निगेटिव था, साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टिकल हाइट एक्स एक्सिस से नीचे आ गया, यानी कि वाई भी निगेटिव एक्स भी निगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से वापस कॉस पॉजिटिव साइड में आ गया, तो कॉस मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन मेरा निगेटिव हो जाएगा। समझ गए? करेक्ट। तो अब मेरे ख्याल से तो इसको मुझे लिखकर समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, बट चलिए मैं कर देता हूं एज रिकॉर्ड के तौर पे, ताकि कभी रेफरेंस करना हो तो आप कर पाओ इन चीजों को। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने अभी तक बात की सिर्फ साइन थीटा की, कॉस थीटा की। टैन को हम भूले हुए हैं। तो टैन तो पूरी तरह से डिपेंड करता है साइन कॉस पे, इसलिए भूले हुए हैं। फिलहाल अब उसका भी मैं कुछ बता दूंगा कि अगर कॉस थीटा हॉरिजेंटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, तो भाई टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है वो बता दूंगा, अब थोड़ी देर में बता दूंगा। तो यहाँ पे चलिए, ये आ गया आपका साइन थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया टेन थीटा। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third quadrant, and this is your fourth quadrant. So sin theta फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड में क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड में निगेटिव है, फोर्थ में निगेटिव है। कॉस के साथ क्या है, पहले में पॉजिटिव है, दूसरे में निगेटिव है, तीसरे में भी निगेटिव है, चौथे में पॉजिटिव है। और टेन थीटा आपको मालूम है, सभी बच्चे जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। तो इसको देखते हुए हम इसको फिल कर सकते हैं, टेन थीटा प्लस बाई प्लस प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस बाई माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस बाई माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस बाई माइनस माइनस रहेगी। तो अब इसमें एक चीज क्या ध्यान देने वाली बात है, नोट ये है कि tan थीटा हैज सेम साइन इन अपोजिट quadrants। एग्री बेटा?
अपोजिट में सेम होता है, देखिए फर्स्ट वाले में पॉजिटिव है, फिर थर्ड वाले में पॉजिटिव, सेकेंड वाले में निगेटिव है, फिर फोर्थ वाले में निगेटिव है। तो अगर हम tan की बात करेंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा कि tan अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम साइन रखता है। फर्स्ट में पॉजिटिव तीनों होते हैं, कॉस साइन और tan तीनों होते हैं। तो इसका मतलब थर्ड में भी tan पॉजिटिव होगा और बाकी सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि मुझे बताना है tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या करते थे हम? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मोस्ट कॉमन फॉर्म यही होता है, वेयर m को क्या बोलते थे? स्लोप ऑफ लाइन, है ना। अब यहाँ पे भी एक मिसपरसेप्शन है जो मैक्सिमम बच्चों के अंदर में होता है। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब वो समझ जाते हैं कि थीटा। ना भाई, थीटा नहीं होता है। स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो tan थीटा होता है, समझे। सो tan थीटा is m and it represents slope of line OP, अगर यहाँ के डायग्राम से बात करें तो अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया। tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ थीटा मत मान के चलिएगा कभी भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m जो होता है वो एक्चुअली में tan थीटा होता है, द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी कि ये आपको ये बताता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द ऑफ अ मूविंग पॉइंट। समझ गया ना? दैट इज रेशियो ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। क्यों होता है भाई ऐसा? क्योंकि tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है? वर्टिकल हाइट होता है। कॉस थीटा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल हाइट। इसको बिल्कुल रट्टा मार के रख लो, समझ गए। इसको बिल्कुल रट्टा मार के रख लो। ये जो चीज मैंने बताई है वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आप मान के चलिए कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाएंगे आगे आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज आपने आज सीखा है। ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। और इस तरीके से ऐसे डिटेल में शायद आपको किसी बुक में मिले ना मिले। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से इस कंसेप्ट को समझा सकूं। तो अब आपको कभी भी अभी तक जितना चीज हमने सीखा तो इससे समझ में आ गया कि अब आपको कभी भी लर्न नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पॉजिटिव होता है और कौन से में निगेटिव होता है। मानते हैं आप इस बात को? ठीक है। अब आते हैं दूसरे, जो शुरू के कैप्शंस में मैंने बोला था, मैंने बोल दिया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है भाई, होता है। क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? अब यूनिट सर्कल में तुरंत आप समझ जाएंगे क्यों होता है ऐसा। अब अगर हम ट्रायंगल की बात करें ओ ए पी, तो ओ ए पी के अंदर में आपने क्या देखा? ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो मेरे को बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा ना। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी
साइन पी का मतलब क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा होगा ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन को मैंने क्या बोला, क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है यहाँ पे? ओ ए है। हाइपोटेन्यूज 1 है। ठीक है। लेकिन ओ ए क्या है? एक्चुअली में ओ ए क्या है? ओ ए तो कॉस थीटा है। तो इसका मतलब ये कॉस थीटा हो गया। इसलिए साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होते हैं। समझ गए बच्चे? इसी तरीके से आप चाहो तो कॉस पी निकाल कर देख लो। कॉस पी निकालोगे तो क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा होगा। कॉस का मतलब क्या होता है? एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजस्टेंट क्या है? एपी है। तो लिखिए आप एपी ओवर 1। हाइपोटेन्यूज 1 है। लेकिन एपी क्या है? एपी तो साइन थीटा है। तो ये साइन थीटा के इक्वल हो गया। समझ गए? तो फार्मूला इसी तरीके से काम करते हैं। एक चीज और मैंने पहली स्लाइड में पूछा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है? तो बाय पाइथागोरस यहाँ पे देख लीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो आप जरा मेरे को बताइए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब क्या? 1 स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? वर्टिकल हाइट क्या है आपका? कभी भूलना मत दोबारा। फिर वर्टिकल का मतलब साइन थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बेस क्या है? ओ ए कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। सो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। बीसियों बार, सैकड़ों बार आप लोगों ने इस फॉर्मूला को यूज किया होगा। लेकिन क्या कभी सोचा क्यों होता है 1? हमेशा से मेरी कोशिश होती है अपने बच्चों को ये सिखाने की, फॉर्मूला होता है, ठीक है फॉर्मूला है, लेकिन क्यों है? अगर आप क्यों वाला पार्ट पे जाओगे तो फिर वो फॉर्मूला आपको लाइफ में कभी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस फॉर्मूला को डिराइव कर सकोगे। आपके पास इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि आप उस फॉर्मूला को डिराइव कर पाओगे एंड यू कैन डू थिंग्स वेरी नाइसली। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें हो गया, लेकिन अब एक और मेजर पार्ट पे हम जा रहे हैं जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक तो क्वाड्रेंट वाला था कि किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव। अब हम आते हैं कि ये वैल्यू कैसे कैसे सेम हो जाते हैं। एक तो छोटा एग्जांपल था 90 माइनस थीटा, वो तो बता दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, तो अब इसको बहुत आसान से समझना है, ध्यान से देखना। और आप बिलीव मानो, जब आप देखोगे ना हर एक चीजें आपको समझ में आएंगी कि बहुत इजी होता है। मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा बेटा, पूरा मैथमेटिक्स बहुत इजी होता है। कभी मेरे वेबसाइट पे जाना, मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया है, मैथ्स फोबिया। मैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पास मैंने पढ़ाए हैं पास में। मुझे 37 ईयर्स हो गए आज पढ़ाते हुए। बच्चों को जब मैं देखता हूँ मैथ्स से परेशान होते हुए, घबराते हुए, मुझे बहुत बुरा लगता है। और बिलीव मानो इसमें बच्चों की गलती बहुत कम होती है। इसमें गलती होती है कि उनको जब से वो मैथ्स पढ़ना शुरू किया उन्होंने, शायद उस समय से प्रॉपर तरीके से उनको मैथ्स नहीं पढ़ाया गया। अगर पढ़ाया गया होता, मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे बच्चों को मैथ्स से प्रॉब्लम होती है। हर एक जगह लोग मजाक बनाते हैं मैथमेटिक्स को। सेलिब्रिटीज का भी इंटरव्यू देते हैं तो मैथ्स को लेके, मैं तो इतना डरता था, मुझे मैथ्स नहीं आता था। हर एक जगह मैथ्स फोबिया बना हुआ है। एंड दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। मैथमेटिक्स से आसान सब्जेक्ट दुनिया में शायद कोई होगा।
आप एसएसटी पढ़ते हो, बहुत याद करना पड़ता है। इंग्लिश करते हो, आपको लिटरेचर लिखना पड़ता है, आपको क्रिएटिव होने की जरूरत होती है। कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में मुझे लगता है कहीं ज्यादा मेहनत है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझना होता है। बस समझ लिया, एक बार समझ लिया, दिमाग में घुस गया, खत्म हो गई बात। अब पूछो जहां से सवाल पूछना है, बन जाएगा। है ना? तो चलो अब इस पे आते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा की अगर हम बात करते हैं, तो अब मान लो ये थीटा डिग्री हमारा था, ये एंगल हमारा जो था वो थीटा हमारा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो 180 कहाँ है? 180 आपका इस जगह पे है, ये रहा आपका 180। राइट? तो यहां से अब हम थीटा माइनस कर देते हैं, तो ये लीजिए मैंने थीटा को माइनस कर दिया। ठीक है, ये रहा आपका, ये आपका 180 था, ये मैंने इसमें थीटा माइनस कर दिया। अब मुझे एक चीज सोचकर बताओ आप, जो ये पॉइंट पी है और जो ये पॉइंट पी ट्रिपल डैश है, अब देखो थीटा हमने यहां से माइनस किया था, एक चीज ध्यान रखना, थीटा हमने 180 से माइनस किया, मतलब मैं इसको ऐसे लेके गया, है ना? तभी तो ये माइनस थीटा होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज में लेके गया इसको। नुमरल वैल्यू सेम होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं 180 माइनस थीटा की। तो अब 180 माइनस थीटा आपका कहां से होगा? 180 माइनस थीटा आपका ये रहा। तो अगर हम cos 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सोचकर बताइए। कॉस बोल रहे हैं, कॉस बोलने का मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस इसका क्या था? ओ ए था। यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस इसका क्या होगा? ओ ए डैश होगा। और अगर आप ध्यान दे, क्योंकि ये भी थीटा है 0 से और ये 180 से है, तो ये पी और पी ट्रिपल डैश का हाइट तो सेम ही होगा ना? मानते हो ना इस बात को? इनका हाइट सेम होगा ना? है ना? तो फिलहाल तो ये हो गया कि हमारा ओ ए और ओ ए डैश का नुमरल वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब हो गया माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि मान लो कॉस ओ ए की वैल्यू, सपोज फॉर एग्जांपल यहां मैं बोलता हूं 0.7 है, ओ ए का वैल्यू 0.7 है। तो 0.7 ओ ए का वैल्यू अगर हमारा है, तो यहाँ पे ये -0.7 का वैल्यू होगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा किया हमने। तो थीटा के समय जितना वैल्यू होता है सेम उसी का निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। समझ गए? तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हो। अगर ये लाइव सेशन होता तो आप कुछ भी बोल सकते थे, मैं आपको करके दिखाता। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला मेरे को बताओ साइन -60 डिग्री। लो भाई, -60 डिग्री बनाओ, पहले कहाँ पे बनता है -60 डिग्री? तो आपको मालूम है कि हमें किधर जाना है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ये लीजिए 60 डिग्री की डिग्री एंगल आपका अप्रोक्स मान लीजिए यहाँ पे बन गया। ये लो, ये आपका बन गया -60। राइट? अब अगर ये -60 है, तो sin 60 भी तो रहा होगा। sin 60 के बारे में सोच ले जरा हम लोग, ये लीजिए sin 60 आपका, ये आपका sin 60 बन गया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों है ना सेम लाइन में। फर्क क्या है? ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के नीचे है। आपको मालूम है साइन थीटा वर्टिकल हाइट होता है, तो एक्स के ऊपर ये पॉजिटिव होगा।
और x के नीचे निगेटिव होगा, और न्यूमरल वैल्यू सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि 60 डिग्री है, ऊपर भी 60 था। तो इसका मतलब क्या हो गया? sin -60 जो होता है, इसका वैल्यू हो गया sin -60 डिग्री। ठीक है, समझ गया? कॉस में ऐसा नहीं होगा। अगर कॉस में तुम -60 डिग्री बोलोगे तो कॉस -60 क्या हुआ, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। ये तो वाई एक्सिस के राइट साइड में ही है। चाहे +60 बोलो चाहे -60 बोलो, दोनों ही साइड में ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए इसका वैल्यू cos 60 हुआ। राइट? तो शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि साइन माइनस थीटा जो होता है, ये -sin थीटा के इक्वल होता है। और कॉस -थीटा अगर होगा तो ये कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, आप इसको मेन चीज मान के चलिए। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि एज अ फार्मूला आप इसको याद करो, मैं तो बोलूंगा कि आप यूनिट सर्कल को समझ लो। और जब जैसा सवाल आए उस समय अपना साइड में रफ में यूनिट सर्कल बना लो, बना के सोच लो। है ना? एक चलो लास्ट चीज और बता देता हूं, जब इतना हुआ है, नहीं तो फिर उस चीज को बताने के लिए मुझे फिर से किसी क्लास में किसी लेक्चर में दोबारा से मेरे को सब ड्राइंग करके बताना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा कई बार मल्टीपल एंगल्स के वैल्यू के सेम होता है ना? चार्ट में भी आपने देखा होगा, वैल्यूज रिपीट करते रहते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट कैन बी व्हाट कैन बी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा? ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट समझने की चीज है, देख लीजिए जरा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो आप इस यूनिट सर्कल को देखिए। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? P डबल डैश पे होगा, वाई एक्सिस पे इस जगह पे होगा। P डबल डैश पे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और कितना है इसका वैल्यू? 1 है। और मिनिमम वैल्यू कब होगा? यहां पे होगा, P4 डैश पे, जहां पे इसकी वैल्यू -1 होगी। यानी कि साइन थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। इसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता है ना। सर्कल में कहीं भी रहेगा पॉइंट भी, साइन थीटा मैक्सिमम 1 रहेगा, मिनिमम -1 रहेगा। और पी डैश पॉइंट पे यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ 180 डिग्री वाली जगह पे भी 0 रहेगा। सिमिलरली कॉस के लिए भी सेम चीज होगा। कॉस मैक्सिमम पी डैश पे होगा और मिनिमम 180 डिग्री पे होगा यहाँ पे। तो इसी कारण से साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, इन दोनों का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहता है। कभी भी इससे ऊपर वैल्यू नहीं हो सकता है। अगर इससे ऊपर वैल्यू है तो मतलब वो क्वेश्चन गलत है, गड़बड़ है कहीं पे। समझ गए? अब जैसे मान लो कोई आदमी ऐसे लिखे तुमको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ना भाई, गलत है, ये इक्वेशन हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? कितना भी मैक्सिमम वैल्यू ले लोगे, और दूसरा बात यह है कि थीटा भी इसने सेम रखा है, कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर साइन बढ़ेगा तो कॉस घटेगा, कॉस घटेगा तो साइन बढ़ेगा। आप पॉइंट पी को समझ लीजिए, रोटेटिंग पॉइंट मान के चल लीजिए। आप देख लीजिए, अगर ये पी पे है, मान लो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पी पे है तो कितना है? ए पी भी सेम हाइट का, ओ ए भी सेम हाइट का।
अब ये पी ऊपर उठना शुरू हुआ, तो क्या होगा, एपी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ओएस सिकुड़ता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। इसी कारण से जब आप वैल्यू लर्न करते हो, तो साइन थीटा का कैसा वैल्यू होता है, जीरो से स्टार्ट होता है ना। जीरो हुआ, फिर हाफ हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1 हुआ। और कॉस में क्या हो जाता है, ठीक उल्टा। यहाँ जीरो था ये, जीरो, हाफ, 1/√2, √3/2, और साइन कॉस में क्या ठीक उल्टा, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, और जीरो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यूनिट सर्कल देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, एक यूनिट सर्कल से कितनी चीजें आपकी हो गई। अभी एक चीज और बच रहा है जो कि मुझे बताना था, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, एंड दैट विल बी फाइनल। उसके बाद फिर कुछ बताने के लिए नहीं बचेगा यूनिट सर्कल में। है तो वैसे बहुत सारी चीजें, बट आपके मतलब की नहीं है। जब आप फिर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, उस समय फिर आपको जरूरत पड़ेगी। अभी 11th 12th और कंपटीशन की तैयारी के लिए जरूरत की जो चीजें थी वो हो गई सारी। अब दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ, देखो। जैसे मान लो अगर एंगल -60 डिग्री है, तो -60 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं दूसरे तरीके से। मान लो मैं इसको क्लॉकवाइज गया तो मैंने -60 बोला। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि मैं कोई दूसरा रास्ता पकड़ कर आऊं। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूम के आऊं। ये लीजिए, मैंने यहां से चलना शुरू किया, और ये घूम के मैं यहाँ पे आ गया। तो अब बताओ जरा कि कितना मैंने ट्रेवल किया। अब अगर ये 60 डिग्री था, तो इसका मतलब ये वाला 30 रहा होगा, मानते हो। तो अब यहाँ पे कितना था, 90, ये 180, ये 270, और 270 +30 कितना हो गया। इसको तुम लिख सकते हो 270 +30, यानी कि 300। तो इस तरह से बहुत सारे एंगल्स मैच करेंगे आपको। मतलब अगर आप साइन -60 डिग्री लो, चाहे आप साइन 300 लो, वैल्यू सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि सेम पोजीशन पे आप पहुंच रहे हो। एक्स एक्सिस से वर्टिकल हाइट सेम रहेगा। और 300 ही क्यों, मैं एक चक्कर और काट के आ जाता हूँ, 360 डिग्री में और जोड़ दो, फिर तुम वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो कितना हो जाएगा, 660। और इस तरह से पता नहीं कितने एंगल्स हमें लिख सकते हैं ना। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर साइन, दिस इज ट्रू फॉर कॉस एज वेल। सबके लिए ऐसा होगा। तो यूनिट सर्कल, कभी भी कोई एंगल का कंफ्यूजन हो, आप यूनिट सर्कल को ड्रॉ करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ मैं मैक्सिमम बच्चों की हेल्प कर सकूं। तो कोई डाउट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल गलती से भी मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करना है सिर्फ। जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन भेज सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। मुझे जब समय मिलेगा, मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। समय लग सकता है। जैसे मेरे को फ्री टाइम, क्योंकि बहुत क्वायरीज आती हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं, जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को सिर्फ वही बच्चे सब्सक्राइब करें जिनको सीरियस स्टडीज करना है, टाइम पास नहीं करना है, फालतू की बातें करके समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है।
दिखावा नहीं करना है। बहुत सुंदर सा थंबनेल बना लिया, बहुत सुंदर अपनी फोटो डाल दी, बहुत से सारे फीचर्स लेकर आ गए, जरूरत नहीं है। पढ़ाई करने के लिए सिंसेरिटी का होना जरूरी है। तो अगर आप सिंसियर, मैं कभी ये नहीं बोलता मेरे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंट बनाना मेरा काम है, जरूरी सिंसियरिटी की है। अगर आप सिंसियर हैं, पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें आज की वीडियो आपको कैसा लगा। आप अच्छा लिखेंगे तो मुझे और भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। मेरे पास समय की कमी है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। पर्पस यही है कि कुछ बच्चे हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए मैंने ये बनाया है। और अगर आप लोगों की डिमांड आएगी, कोई भी टॉपिक लिख कर दो, उस पे मैं वीडियो बना के भेजूंगा। और बहुत जल्दी मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि क्लास 10th 11th और 12th, इन तीनों क्लास के लिए मैं चैप्टर वाइज हर एक एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कंसेप्ट वाइज सारा कुछ करके मैं चैनल पे डालूं, ताकि किसी भी बच्चे को जरूरत हो वो पूरी की पूरी क्लास की पढ़ाई सिर्फ मेरे चैनल से कर सकता है। वैसे ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल बोर्ड्स के हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ। समय की कमी रहती है, लेकिन जो भी मेरे पास समय होगा मैं कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग रिमार्क्स भेजें, कमेंट्स भेजें, मैसेज बॉक्स में डालें, सब्सक्राइब करें, फिर मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सो लॉन्ग वीडियो। लेकिन जिसने लास्ट तक देखा है, मुझे इतना बिलीव तो जरूर है कि उसको ये समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट डिफिकल्ट। थैंक यू वेरी मच।